वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स गुरु। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर की। तो इंडस्ट्री सेक्टर की हम बात करेंगे, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहली स्लाइड में खोलने जा रहा हूँ। तो इंडस्ट्री सेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट आता है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटिश ने करा, और ब्रिटिश के टाइम पर क्या स्टेटस था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो यहाँ पे बता रखा है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश द्वारा किया गया वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या हुआ उसके कारण। तो यहाँ पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिश के द्वारा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो जुड़ी हुई थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई, उनके पास कोई काम नहीं रहा। आगे है द पेनिट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो हमारा दूसरा पॉइंट द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इसमें क्या था कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ की इंडिया की बर्बाद हो गई, तो ब्रिटिश गुड्स का आगमन हुआ, ब्रिटिश गुड्स का इंडियन मार्केट में प्रवेश हुआ। और अब इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बिल्कुल बर्बाद, तो गुड्स तो बन नहीं रहे हैं, इंडियन गुड्स तो बन नहीं रहे हैं, और ब्रिटिश गुड्स का आगमन हुआ इसी तरीके से इंडियन मार्केट में। तो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। द पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें जो है काफी जानकारी होगी इन पॉइंट्सों में। कुछ पॉइंट्स तो हिस्ट्री के भी हैं जो मैं नहीं लिख पाया हूँ, बट आपको बता दूंगा। ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो ये आपके लिए, वैसे तो मेरे को याद है पर मैं आपको बता दूंगा। तो पहला पॉइंट आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब खराब हो गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। बिफोर ब्रिटिश राज हैंडीक्राफ्ट इन द एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर द एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत बड़ी रेपुटेशन, बहुत ज्यादा रेपुटेशन इंडियन प्रोडक्ट्स को मिलती थी जो कि हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे लिख भी रखा है एक्सीलेंस क्वालिटी, इसके लिए और क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे इंडियन प्रोडक्ट्स। पर अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। द मेन रीजन फॉर द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो ये स्टेट है ये हमारी कंट्री को दर्शाता है। तो ये कंट्री को दर्शाता है, यहाँ पे कंट्री को दर्शाता है, क्योंकि आप वैसे तो आप जानते नहीं होंगे, जो हिस्ट्री पढ़ रहा होगा वो जानता है कि हिस्ट्री में कंट्री को स्टेट ही बोला जाता था पहले। अब शायद चेंज हो गया हो सीबीएसई सिलेबस में या बुक्स में, पर जहां तक मुझे पता है इसके यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है। तो द मेन रीजन फॉर द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे लगाई गई, इम्पोज करी गई ब्रिटिश के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन प्रोडक्ट्स पर। आगे, ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने इंडिया को किस तरीके से देखा, बेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना इंडिया को, और एक्सप्लोइटेशन कर करके इंडिया को जो है, इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल था अपने यहाँ इंपोर्ट करा, और इंडिया में अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो है बेचे, बहुत ज्यादा बेचे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे क्या थी, क्या इम्पोज करी गई थी, उसके बारे में है यहाँ पे सारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जब होते थे यहाँ पर रॉ मटेरियल से, तो अगर यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल का, तो उस पे जो है एक लोग कर नहीं लेते थे, ब्रिटिश राज कर नहीं लेता था। और अगला पॉइंट है टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स इन द इंडिया। टैरिफ फ्री ही इंपोर्ट था, पर किस पर? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पर, जो कि इंडिया में लाए जाएंगे। और अगला पॉइंट है बट हैवी ड्यूटी ऑन द प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट हमारा ऊपर वाला ही, कि ये दोनों जो चीज थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो टैरिफ फ्री थी, पर ये जो चीज है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है फाइनल गुड्स हैं इंडिया के, फाइनल गुड्स थे। तो फाइनल गुड्स जब बाहर जाएंगे तो इंडिया की कमाई होगी, जो कि ब्रिटिश राज नहीं चाहता था, ब्रिटिश जो है नहीं चाहते थे, इसलिए हैवी जो है ड्यूटी इम्पोज कर दी गई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पर। तो इनका जब इनके रेट बढ़ गए, जब इनका प्राइस बढ़ा, तो आप कह सकते हैं जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो जब डिमांड घटेगी, तो कैसे डिमांड घटी वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई चीज 5 रुपए की जा रही है, 5 रुपए की जा रही है, तो वहां जाते जाते आपकी हो जाएगी, वहां जाते जाते मान लीजिए हो जाएगी 20 रुपए की, 20 रुपए की हो जाएगी। तो आप लगा सकते हैं कि इतना रेट बढ़ चुका है, पर तो यहाँ पे जब 5 रुपए की चीज यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएगी और वहां जाते जाते वो 20 रुपए की हो जाएगी, पर ब्रिटिश गुड्स जितने भी होंगे वो सिर्फ 5 रुपए के रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हर कोई 5 रुपए का ही खरीदेगा, वो 20 रुपए का नहीं खरीदेगा। यह हम 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। अगली स्लाइड खुल चुकी है आपके सामने, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ मान सकते हैं हम, बिल्कुल कम ग्रोथ, नामात्र ग्रोथ, ग्रोथ थी ही नहीं। वैसी ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री में कब थी? तो अंडर ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, दैट वीक ग्रोथ ओनली एट द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा था तब थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी गई थी। कैसे? Initially cotton textile mills were located in western India, mainly in Maharashtra and Gujarat, and were mainly controlled by the Indians। ये कुछ ही जो है कंपनियां थी जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में लगी हुई थी। आप इसे याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात में लगी हुई थी, जो कि मेनली कंट्रोल करी जा रही थी इंडियंस के द्वारा। बाकी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी जो कि इंडिया कंट्रोल कर रहा हो, बस यही कुछ इंडस्ट्री थी जो इंडिया कंट्रोल कर रहा था। अब कुछ और बातें बता दूं तो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में स्टील इंडस्ट्री, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? टिस्को, टिस्को के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लिख लीजिए टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तब कई सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री इंडिया में चलाई गई। अगली एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता दूं आपको, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री
इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक द मशीन इंडस्ट्री प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पे जो वो इंडस्ट्री जो मदद करती है आगे की प्रोडक्शन करने में, जैसे मशीनरी एक्सेट्रा ऐसी चीजें जो आगे प्रोडक्शन में मदद करेंगी। अगला एक और पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन एक्सट्रीमली लो। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उस समय का, जब वो ग्रोस वैल्यू एडेड या जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड को या जीडीपी भी बोला जाता है, जीडीपी बहुत ज़्यादा लो था, उसकी जो है पार्ट जो था इंडियन इकोनॉमी में बहुत लो था। अगला पॉइंट एक और है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ था इंडिया में। इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द स्ट्रेटेजिक एरियाज विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, कुछ ही एरिया में था जहाँ पे रेलवे थी, कम्युनिकेशन था, पर ये जब रेलवे और कम्युनिकेशन बढ़ा तो काफ़ी एक्सपेंशन हुआ इंडियन मार्केट का ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये खत्म होता है यहाँ पर हमारा पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा पार्ट 4 फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद आएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और उसके बाद आएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर गुड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल दोनों एक ही में करूं, क्योंकि डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है ये पॉइंट जो है आपका काफ़ी छोटा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया वीडियो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।